नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है तत्व और दूसरी तरफ अर्ध जीवन काल। तो यहाँ पर अर्ध जीवन काल, जिसे हाफ लाइफ कहा जाता है, ये होता क्या है? तो अर्ध जीवन काल, जिसे रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु यानी T1/2, वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या इसके प्रारंभिक मान के आधे तक कम हो जाती है। और दोस्तों, 1907 में पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा इस सिद्धांत की खोज की गई थी। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे तत्व कार्बन 14, तो इसकी जो अर्ध जीवन काल है वह 5700 वर्ष है, जबकि कैल्शियम 41 की 99,400 वर्ष है, पोलोनियम 214 की 6.1 घंटे है, सेलेनियम 83 की 25,000 वर्ष है। तो इन चारों कथनों में आपको बताना है कि कौन से सुमेलित हैं। तो इसमें केवल दो युग्म ऐसे हैं जो सुमेलित हैं, जैसे कार्बन 14, इसकी 5700 अर्ध जीवन काल है, कैल्शियम 41, इसकी 99,400 है, जबकि पोलोनियम की बात की जाए तो पोलोनियम की जो आयु है मात्र 164 सेकेंड है, और सेलेनियम 83 की 25 मिनट है, न कि 25,000 वर्ष। तो ऐसे में तीसरा और चौथा गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही है युग्म, यानी केवल दो युग्म। आंसर हो गया क्या? बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यू टेक्निक वेलकम्स कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए अर्ध जीवन काल की जो संभाव्य प्रकृति की अगर हम बात करें, तो एक आधा जीवन आमतौर पर रेडियोधर्मी परमाणुओं जैसे विशिष्ट तत्वों की गिरावट की व्याख्या करता है। इस परिदृश्य में यह परिभाषा का उपयोग करने के लिए काम नहीं करता। इसका मतलब है कि अर्ध जीवन ठीक आधे घटकों के क्षय होने के लिए आवश्यक अवधि है। उदाहरण के लिए, यदि केवल एक रेडियोधर्मी परमाणु है तो इसका आधा जीवन 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद इसे छोड़ दिया जाता है, बल्कि आधा जीवन संभाव्यता के संदर्भ में वर्णित है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक रेडियोधर्मी परमाणु के अपने आधे जीवन के भीतर क्षय होने की संभावना 50% तक है। तो इस तरह से इस खबर को भी देखिएगा, महत्वपूर्ण है। कैल्शियम 41 इन 1979 साइंटिस्ट सजेस्टेड यूजिंग कैल्शियम 41 विथ ए हाफ लाइफ ऑफ 99,400 वर्ष। इट इज प्रोड्यूस व्हेन cosmic rays from space smash into calcium atoms in the soil, and it's found in the earth crust, opening the door to dating fossilized bones and rock. But several problems need to be overcome before it can be used to reliably date object. तो इस खबर को आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि 1936 में इसको स्थापित किया गया था। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। दोस्तों, दूसरा कथन है, कोसी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा से होकर के बहती है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा तराई आर्क लैंडस्केप कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इस तरह से यह तीनों कथन इसमें सत्य है, अतः उत्तर डी होगा। तो आइए इससे संबंधित यहाँ पर देखते हैं। खबर में आया है द हिंदू में, दिस लिटिल पिगी यानी इंडियन बोर इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, और यह भारत ही नहीं एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर पूरे वर्ष समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, क्योंकि समुद्र तल से यह 385 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? भारत में बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
दूसरा कथन है बंदूक के लाइसेंस की वैधता की अवधि 3 वर्ष होती है। तो दोस्तों आर्म्स एक्ट 1959 ये ध्यान रखेंगे, जिसके तहत भारत में बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिक की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, न कि 18 वर्ष। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है ना कौन सा कथन गलत है, तो यह पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है बंदूक के लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष होती है। तो दोस्तों बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, जिसकी अवधि सरकार ने अब बढ़ा करके 5 वर्ष कर दी है। यानी अब वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस फीस जमा करनी होती है, और यह आर्म एक्ट 1959 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों, अतः उत्तर सी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, मर्डर सुसाइड एट SNU FIR फील्ड अंडर आर्म एक्ट। तो आर्म एक्ट 1959 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, और यह भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के बाद, मतलब 1878 को रद्द करके 1959 आर्म एक्ट आया था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। महादई नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? महादई नदी कर्नाटक के बीजापुर जिले के खानपुर तालुका में मौजूद भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से पश्चिमी घाट में निकलती हैं। तो दोस्तों यह महादई नदी, मंडोवी नदी, ये काफ़ी चर्चा में, हम लोग कई बार इसके बारे में जिक्र DQ में कर भी चुके हैं। तो यह भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से तो निकलती है, लेकिन यह बीजापुर जिला नहीं है, यह जिला जो है बेलगावी है। ध्यान रखेंगे, बेलगावी जिले के पश्चिमी घाट में भीमगढ़ में 30 झरनों के समूह से निकलती है। तो ऐसे में पहला कथन गलत हो जाता है। यह नदी कर्नाटक एवं गोवा में क्रमशः 35 किलोमीटर और 82 किलोमीटर बहती है, फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों अगर हम बता दें कि यह कथन भी असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस नदी की जो कुल लंबाई है 81 किलोमीटर है। कर्नाटक में यह 35 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर और गोवा में यह 45 किलोमीटर यह बहती है। और दोस्तों आपको बता दें कि इन तीनों राज्यों के बीच इस नदी के जल को लेकर के विवाद भी है, और यह विवाद कर्नाटक द्वारा मंडोई नदी का जल मालप्रभा नदी, यानी वह कृष्णा की सहायक नदी है, मिलाने को लेकर के है। और 2006 में न्यायाधिकरण के गठन की मांग को लेकर गोवा उच्चतम न्यायालय की शरण में गया, और इस तरह से महादई जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने महादई नदी पर कर्नाटक को अनुमति दे दी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गोवा दोनों नाराज हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य है। और यहाँ पर देख सकते ह्यूमन चेन टू सेव महादई रिवर, यानी महादई रिवर को बचाने के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। तो ये चर्चा में फिर से है। यहाँ पर देख सकते हैं महादई नदी है, यह मालप्रभा से इसको जोड़ने की बात की जाती, यही इसी वजह से 2010 में इसमें ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। तो यह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यह विवाद है। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा दिया गया है भारत की संसद, तीसरा दिया है भारत के प्रधानमंत्री, और चौथा है संघीय वित्त मंत्री। तो इसमें जो उत्तर होगा भारत की संसद होगा। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार केवल संसद की सहमति से संचित निधि से धन निकाल सकती है। यानी विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार देता है। अनुदान अनुरोधों पर बजट विचारों और वोटों पर बहस के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, और यह विनियोग विधेयक संसद में मतदान में पराजित हो जाता है तो सरकार इस्तीफा दे देगी या आम चुनाव होंगे। जिन 3 विभागों में भारतीय सरकार के कोष को विभाजित किया जाता है वे भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा। तो भारत की संचित निधि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों इस निधि के साथ साथ भारत सरकार के उधार की भरपाई करते हैं, और किसी को भी या जिस भी एजेंसी ने
पैसा उधार लिया है उसे सरकार को ब्याज सहित वापस करना होगा और इस कोष से सरकार का सारा खर्चा चलता है और इस कोष से पैसा निकालने के लिए सरकार का संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में इस कोष का उल्लेख है और प्रत्येक राज्य को संबंधित नियमों के साथ अपनी स्वयं की संचित निधि रखने की अनुमति है और इन निधियों का ऑडिट भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, यह अनुच्छेद 148 में है, ये ध्यान रखिएगा, द्वारा किया जाता है, जो उपयुक्त तो विधानमंडलों को प्रबंधन की जानकारी भी प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। जापान स्टॉक मार्केट बूम। एकाएक जापान की स्टॉक मार्केट में उछाल आया है, यानी 33 ईयर हाई। इज इट ए क्यू फॉर इंडिया? तो यहां पर देख सकते हैं कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजार उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों से जूझ रहे हैं, जापान के शेयर बाजार 33 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जापान में शेयर बाजार में उछाल किस वजह से आ रहा है। तो ब्रॉड ट्रॉपिक्स इंडेक्स ऑफ जापान रोज ऑलमोस्ट 0.6% दिस ट्यूसडे। तो दोस्तों जापान का जो व्यापक ट्रॉपिक्स इंडेक्स है इस मंगलवार को लगभग 0.6% बढ़ गया, जो इस वर्ष अब तक 13.9% तक बढ़ गया है। और 1989 के अंतिम दिनों में जापान के यह जो नोटोरियस मार्केट था, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि यह जापान्स नोटोरियस मार्केट बबल बस्ट इन द फाइनल डेज ऑफ 1989। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि द निक्की 225 इंडेक्स हैज गेन मोर देन 16% सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड इज अगेन क्लोज टू ए पोस्ट बबल हाई, मेकिंग जापान वन ऑफ द हॉटेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहां पर देख सकते निक्केई का 225 सूचकांक अधिक प्राप्त हुआ है और वर्ष की शुरुआत के बाद से करीब 16% फिर से बुलबुले के बाद के उच्च स्तर के करीब है, जिसे जापान दुनिया के सबसे गर्म बाजारों में से एक बना हुआ है। दूसरी ओर भारत का बेंचमार्क सेंसेक्स जनवरी 2023 से मुश्किल से 0.64% बढ़कर शुक्रवार तक 61,729 स्तर पर पहुंच गया। तो कैलेंडर ईयर 2022 में इंडेक्स सिर्फ 2.80% चढ़ा। पिछले कुछ वर्षों में जापान के बाजारों में सुधार के लिए संघर्ष करने के बावजूद अमेरिकी शेयर 10 गुना अधिक बढ़ गए। तो दोस्तों यह इसके पीछे कारण क्या रहा है? तो मुख्य कारण यही है कि जापानी एक्सचेंज ने हाल ही में कहा था कि वह एक बुक वैल्यू से नीचे कारोबार करने वाली कंपनी से अनुरोध करेगा कि वे इस वसंत से शुरू होने वाली पूंजी सुधार योजनाओं के साथ आएं, जबकि टीएसई कॉरपोरेट और बाजार की प्रतिक्रिया से इस तरह के निर्देशों की एक लंबी श्रृंखला में नवीनतम आश्चर्यजनक रूप से त्वरित रहा है। तो उच्च प्रशासक मानकों की बढ़ती उम्मीदों और दशकों के कमजोर रिटर्न के बाद शेयर धारकों के लिए अधिक गंभीर सम्मान से शेयरों में तेजी आई और स्टॉक निवेश को जापानी कंपनियों द्वारा हाल ही में जारी उत्साहित आय परिणामों से भी समर्थन मिला। इसके अलावा जापान की अर्थव्यवस्था मंदी से उबरी और पहली तिमाही में ही अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ी, क्योंकि कोविड के बाद की खपत में उछाल ने वैश्विक विपरीत परिस्थितियों को ऑफसेट कर दिया, जिससे निरंतर सुधार की उम्मीद बंध गई और जनवरी मार्च में इसकी अर्थव्यवस्था में वार्षिक 1.6 की वृद्धि हुई, जो कि 0.7% लाभ के लिए बाजार के पूर्वानुमानों से कहीं अधिक है और 3 तिमाहियों में यह पहली वृद्धि है। तो दोस्तों इस साल फरवरी में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस के आरोपों से भारतीय बाजार हिल गए, जबकि बाजार विनियामक सेबी ने कॉरपोरेट द्वारा अवैध फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कुछ म्यूचुअल फंड हाउसों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। बाजार पर्यवेक्षकों का कहना है यह ऊपरी स्तर का टिप तक हो सकता है। एक बाजार पर्यवेक्षक ने कहा कि भारतीय कॉर्पोरेट्स और फंड हाउसों के लिए गवर्नेंस मानकों में सुधार का मामला है। तो इस तरह से जापान में विदेशी आवक, जबकि भारत को 2023 में सिर्फ $2 बिलियन का विदेशी प्रवाह मिला, वहीं विदेशी निवेशकों ने पिछले 5 हफ्तों में जापान के शेयरों और वायदा में निवेश किया और इस अवधि के दौरान शुद्ध प्रवाह लगभग $30 बिलियन तक पहुंच गया। तो कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं के ऐतिहासिक पूर्वानुमान की क्षमता पर विदेशी निवेशक स्पष्ट रूप से उत्साहित है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि 33 वर्ष के बाद यह तेजी से उछाल आया है जापान की मार्केट में।
अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ जाकर के गिरती है तथा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके नाम बताएं। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।